लेक्चर 51 अनटाइटल्ड चैप्टर। हिति पर मधोशी सी छाने लगी। वो बोलना बहुत कुछ चाह रही थी, पर मुंह से जैसे लफ्जों ने निकलने से इनकार ही कर दिया। हिति के मुंह से अचानक ही निकला, उफ, ये मधोशी कि तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई, तो हिति अचानक ही अपने सेंस में वापस आ गई। हिति ने अपने इधर उधर देखा पर उसे कहीं भी वीरेन नहीं दिखाई दिया। फिर दरवाजे की तरफ देखा तो प्रीति उसे शरारती मुस्कान लिए देख रही थी। वो अंदर आई और हिति को छेते हुए बोली, क्या बात है? चेहरे पर ये गुलाबी रंगत कैसी, जैसे कि शरीर का सारा खून ही चेहरे पर आ गया हो। हिति हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है, और तेरे चेहरे पर जो ये ग्लो दिख रहा है वो क्या है? जीजू को इमेजिन कर रही थी ना? प्रीति आई विंक करते हुए बोली। हिति अपने हाथों की उंगलियों को उलझाने लगी। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। प्रीति उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोली, हम तो मेरी हिति घबरा रही है, और शायद शर्मा भी रही है। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, नहीं प्रीति, हाँ, हम नहीं घबरा रहे। हिति झुकी नजरों के साथ बोली। शायद प्रीति की बात से वो भी सहमत थी पर मान नहीं रही थी। अच्छा, तो क्या जीजू के अलावा किसी को इमेजिन कर रही थी? प्रीति बोली। नहीं, मैं क्यों किसी और को इमेजिन करने लगी? हिति फटाक से बोली। अच्छा चल, मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रही, नहीं तो जीजू को पता चला तो वो मेरी क्लास लेने लगेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। वैसे भी तुम दोनों ने तो लव मैरिज की है, तो जीजू तो मुझे दुगुना डांटेंगे। आखिर वो तुमसे इतना प्यार जो करते हैं। प्रीति की बात सुनकर हिति को खांसी आने लगी। प्रीति उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अरे अरे जाने मन, अभी तो सिर्फ नाम लिया तो ही खांसी आ गई, कहीं वो पूरे के पूरे ही आ गए तब तुम्हारा क्या होगा? वैसे भी जीजू के पास रहने के लिए, उनके साथ रोमांस करने के लिए ही तो तुमने ये बच्चे बनने का नाटक किया है ना? प्रीति की बात सुनकर हिति हैरान होकर उसे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं नाटक कर रही हूँ? बचपन से तुझे जानती हूँ, तो इतना तो बता ही सकती हूँ कि तू कब सीरियस हो सकती है और कब नाटक कर रही है। तो प्लीज मुझसे ये छुपा ही मत। हिति अपने नजरें झुकाए हुए बैठी थी, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। प्रीति उसका चेहरा ऊपर करके बोली। हिति मेरी तरफ देखकर बोली, मैं सच बोल रही हूँ ना? तू नाटक कर रही है बच्ची बनने का? क्यों कर रही थी बता मुझे, क्या कोई बात है तेरी इस नाटक के पीछे? प्रीति को वीरेन ने सिर्फ हिति सच्चाई बताई थी, उन दोनों की शादी का सच नहीं बताया था। प्रीति को उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं पता था, उसे वीरेन का बताया हुआ ही सच मान रही थी कि दोनों की लव मैरिज हुई है। हिति प्रीति को सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने प्रीति से कहा, तू सच कह रही है, मैं नाटक कर रही थी बच्ची बनने का, ताकि वीरेन के साथ वक्त बीता सकूं और मेरे लिए वो मेरे साथ ही रहे, क्योंकि हर समय वो बस अपने काम में ही बोली जी रहते थे इसलिए। प्रीति हिति की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, चल तुझमें शादी के बाद इतनी तो अकल आई कि अब तू अपने बारे में भी सोच रही है। तो मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगती थी पहले? हिति नाराज सी बोली। अरे नहीं पागल, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब तू अपनी फीलिंग को एक तरफ ना करके उसके लिए कदम बढ़ा रही है। प्रीति बोली। हिति ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। हिति मन ही मन बोली, सॉरी प्रीति, मैं तुझे सच नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पता चला तो तू मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। तुझे इस तरह से दूर ही नहीं कर सकती मैं, इसलिए मैं तुझे सच नहीं बताऊंगी, तू सह नहीं पाएगी। मुझे माफ़ कर देना यार, जब इस सच को तू जान जाएगी तब तक शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ कि आखिर क्यों उन्होंने मुझसे शादी की। उद्धरण चिन्ह। वही प्रीति अपने मन में बोली, माफ़ करना यार, तुझे सच नहीं बता सकती मैं। जिस प्यार देखभाल और अपनेपन के लिए तू तरस रही थी, मैंने देखा है तुझे उस प्यार देखभाल और अपनेपन की आदत लग गई है इस 1 महीने में ही। जिस तरह जीजू तेरी केयर करते हैं, उस तरह शायद ही किसी ने तेरी की होगी। और तुझे सच बताकर मैं तुझसे ये खुशी नहीं छीन सकती जो इस समय मैं तेरे चेहरे पर देख पा रही हूँ, और ये सब जीजू के कारण ही हुआ है। माफ़ करना हिति, पर तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए मैं तुझे तेरा सच नहीं बता सकती, और न ही जीजू की कसम तोड़ सकती हूँ। आई एम सॉरी मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। दोनों ही अपने अपने तरह से और अपना अपना सच छुपा रहे थे एक दूसरे के लिए, सिर्फ एक दूसरे के लिए। अच्छा सुन, तो अब आराम कर, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, वरना जीजू कहेंगे कि मैं उनकी प्यारी पत्नी को आराम नहीं करने देती हूँ, और फिर मुझे मम्मा से भी बात करना है, नहीं तो वो मुझे यहाँ रहने ही नहीं देंगी। तू जानती है ना, जब तक मम्मी से दिन में एक बार बात ना कर लूँ तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। अगर अब बात नहीं करूँगी तो फिर वो कुशल भैया को ही यहाँ भेज देंगी मुझे वापस लेने। हिति हाँ मैं सर हिलाती है और फिर प्रीति चली जाती है। वही दूसरी तरफ
अधिराज के विला में अधिराज बैठा शराब पी रहा था। उसके एक हाथ में शराब की ग्लास और दूसरी हाथ में हिती की तस्वीर थी। वो शराब पीते हुए हिती की तस्वीर को अश्लीलता से देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने तुरंत फोन रिसीव किया और बोला, मिली कोई खबर? अगर अच्छी खबर हो तो ही अपना मुंह खोलना, वरना दोबारा मुंह खोलने के लायक नहीं रहोगे। वो मिल गई है बॉस। वो कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, सब कुछ पता चल गया है। पर बॉस, उस तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। वीरेन ने अपने पैलेस की सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी की है। उसकी इच्छा के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तो और वो उस लड़की को भी बाहर नहीं जाने देता है। तुम बस उस पर ध्यान लगाओ, कभी ना कभी तो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आएगी। बस घात लगाए रहो और मुझे पल पल की खबर चाहिए। अधिराज बोला और तुरंत फोन काट दिया। अधिराज फोन रखकर पूरा ग्लास शराब की एक सांस में ही पी गया और तस्वीरकार पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें जल्दी ही उस कैद से आज़ाद करा दूंगा, बस कुछ समय और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वो बोला और एक बार फिर उसकी नज़रों में अश्लीलता झलकने लगी। 52 मिशिका का आना। हिती सो रही थी कि अचानक उठकर बैठ गई। उसका चेहरा पूरा पसीना पसीना हो गया। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। कमरे में भी हल्का अंधेरा था, जिससे वो और डर रही थी। हिती ने अपने आप में सिकुड़ी हुई ब्लैंकेट से खुद को कवर किए हुए बैग की एक कोने में दुबकी हुई थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वीरेन बाहर आया। वीरेन ने जब हिती को इस तरह खुद को ब्लैंकेट से ढका देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वो उसकी तरफ बढ़ा और ब्लैंकेट हटाकर देखा तो हैरान रह गया। हिती पसीने से बिल्कुल भीगी हुई थी और अपनी आंखें जोर से भींची हुई थी। वीरेन ने उसे हाथ बढ़ाकर हिलाया। हिती, हिती आंखें खोलो। हिती, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ तो बोलो। हिती उसके झकझोरने से डर गई और चीखते हुए उसके हाथ से अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, दूर दूर रहो मुझसे, छुओ मत मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ। वीरेन उसके चीखने और हाथ पैर मारने से परेशान हो गया। उसने तेज आवाज में बोला, हिती, होश में आओ, क्या हुआ है? मैं हूँ वीरेन। हिती, हिती, देखो मुझे, मैं हूँ। वीरेन के जोर से चिल्लाने पर हिती का चीखना और हाथ पैर मारना बंद हो गया था। वो रोते हुए उसके सीने से लग बोली, वो ले जाएगा मुझे। उसने मुझे फिर से बोला, वो ले जाएगा मुझे। और तुमने बोला था ना मुझे कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मुझसे दूर नहीं रहोगे, तो क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले जाते हो? वो उसके सीने से लग रोती हुई उसकी ही शिकायत करती जा रही थी। वीरेन समझ गया कि वो बहुत डर गई है और कहीं ना कहीं उसकी समझ में आ रहा था कि गलती उसकी भी थी, जो प्रीति के आने के बाद उसने हिती पर ध्यान देना कम कर दिया था। वीरेन यही सोच रहा था कि उसने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके पास रहेगा, पर वह अपने वादे पर कायम होते हुए भी कायम नहीं रह पाया। हिती की रोते रोते हिचकियां बंद गई। वीरेन ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर जब भी वो उससे दूर करने की कोशिश करता हिती उसे और जोर से पकड़ लेती। वो उससे दूर नहीं हो रही थी। वीरेन ने ताकत लगाकर उसे खुद से दूर किया तो हिती उससे दूर हो गई और अलग होते हुए बोली, जब दूर हक करना होता है तो पास क्यों आते हो? क्यों मुझे इस तरह के झूठे सपने दिखाते हो कि मेरे साथ हमेशा रहेंगे आप, जब साथ रहना ही नहीं? क्यों अपनी आदत लगवा रहे हैं? जब एक दिन छोड़कर ही जाना है तो क्यों ये दिखावा कर रहे हैं? जब प्यार ही किसी और से कर रहे हैं? बोलिए, है कोई जवाब? नहीं है ना? तो मुझे भी रहने दीजिए मेरे हाल पर। आइंदा से मुझ पर किसी तरह का हक जताने की कोशिश मत कीजिएगा, ना ही मेरी आदत बनिए। पहले से ही अकेली सब सह रही थी, आगे भी बर्दाश्त कर लूँगी। प्लीज़ अब कभी ये जताने की कोशिश मत करना कि आप मेरे साथ हैं। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वीरेन को कहीं ना कहीं अपनी गलती का अफसोस हो रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस रूठकर हिती जो उसकी दूसरी तरफ बैठी उसे खींचकर वापस अपने गले लगा लिया। हिती उससे दूर होने के छटपटाने लगी, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मैं खुद को संभाल लूंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे। वो अपने हाथ पैर मारते हुए शिकायत किए जा रही थी, पर वीरेन ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और जोर से पकड़कर अपने गले लगा लिया। सॉरी, अब कभी तुम्हें अलग नहीं करूंगा, प्लीज शांत हो जाओ। वीरेन उसके सर को सहलाते हुए बोला, आप झूठ बोल रहे हो, फिर मुझे छोड़कर चले जाओगे? वो बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी समय बाद हिती चुप हुई तो वीरेन ने उसे अलग करते हुए बोला, भूख लगी है? हिती नम आंखों से पहले ना में सिर हिलाती है, फिर हाँ में सिर हिलाती है। वीरेन उसकी मासूम सी हरकत देख मुस्कुरा पड़ता है, फिर उसे उठाकर बाथरूम में ले जाकर मुंह धुलवाकर बाहर डाइनिंग में ले आया। वह प्रीति पहले से ही थी।
हिति का चेहरा मुरझाया और आंखें लाल देख उसे कुछ अंदेशा हो गया। पर वीरेन को साथ देख और उसकी केयर करता देख वो मुस्कुरा उठी। तीनों ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में सो गए। कुछ दिन और बीत गए। इन दिनों में वीरेन ने हिति को पूरी तरह से संभाल लिया। वाले उस दिन के बाद से वीरेन ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। फिर एक दिन वीरेन तैयार हो रहा था कि उसे एक फ़ोन आया। फ़ोन पर जो भी कहा उसे सुनकर बोला, तुम थोड़ी देर मैनेज करो, मैं आकर देखता हूँ। फिर तैयार होकर हिति को देखा जो सो रही थी, तो उसने उसे जगाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि कुछ दिन से हिति रात को काफ़ी सुकून की नींद सो रही थी, वरना वो हमेशा ही सपने के कारण डरकर उठ जाती थी। इसलिए उसने उसे उठाने के लिए नहीं सोचा और बस ऐसे ही निकल गया। प्रीति आज किचन में हिति की फेवरेट डिश बना रही थी, तो वीरेन ने उसे बता दिया और बिना नाश्ता किए चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही हिति तैयार होकर नीचे आई और वो हॉल में इधर उधर देख रही थी। तभी प्रीति बोली, किसे ढूंढ रही है? जीजू ऑफिस गए हैं, तू सो रही थी इसलिए तुझे नहीं उठाया। अच्छा, हिति मायूसी से बस इतना ही बोल पाई। प्रीति उसके मायूस चेहरे को देख बोली, मेरी जान चिंता मत कर, जीजू ने कहा है वो जल्दी ही आ जाएंगे, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। हम कहकर हिति डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। प्रीति उसे सर्व करने ही वाली थी कि डोरबेल बजी। हिति के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। वो दौड़कर गेट खोलने चली गई। जैसे ही दरवाजा खोलती है, अपने सामने वीरेन को न पाकर किसी लड़की को पाकर वो फिर मायूस हो जाती है। वो उस लड़की को देखकर बोली, आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की हिति को ऊपर से नीचे घूर कर देखते हुए बोली, दरवाजे पर से हटो, और तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली कि मैं कौन हूँ? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरे वीर के पैलेस में क्या कर रही हो? हिति, उस लड़की के मुंह से वीरेन के लिए मेरा वीर सुनकर बुरा लगा, पर उसके सामने वो नॉर्मल होकर खड़ी थी, तो वो लड़की उसे धक्का देकर अंदर आ गई और जोर जोरी से बोलने लगी, वीर, वीर बेबी, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी मिशु आई है, वीर बाहर आओ बेबी, तुम्हारी मिशिका तुमसे मिलने आई है। 53 दुमकटी मेकअप पुती छिपकली। मिशिका अंदर आकर जोर जोर से वीरेन को बुला रही थी, पर वीरेन होता तो आता ना। मिशिका के इतने आवाज देने पर भी जब वीरेन नहीं आया तो वो खींच उठी, पर उसकी आवाज ने सारे नौकरों और प्रीति को जरूर हॉल में इकट्ठा कर दिया। सारे नौकर उसे घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि अभी तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी वीरेन को उसके नाम या वीर कहकर इतनी जोर से बुलाए। प्रीति से उसका इस तरह चिल्लाकर पूरे घर में कोहराम मचाना उसे जरा भी पसंद नहीं आया। वो उसके पास आकर बोली, अपनी ये चोंच पहले बंद करो, और हो कौन जो इस तरह मी कौशिक के घर में उनका है नाम इस तरह लिए जा रही हो जो से वो कोई तुम्हारे रिश्तेदार हो? मिशिका बहुत ही लाड प्यार में पली थी और उसे हमेशा अपनी शागिर्दी करने वाले लोग पसंद थे। आज तक उससे किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, इसलिए प्रीति की बात ने उसके तनबदन में आग लगा दी। वो प्रीति पर हाथ उठाने ही वाली थी कि हिति ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया, जिससे मिशिका दर्द से तिलमिला उठी। हिति उसके हाथ को मोड़ते हुए उसके कान के पास आकर गुस्से में बोली, जुबान से सवाल किया है ना, तो जुबान का ही इस्तेमाल करो जवाब देने के लिए। अगर हाथ का इस्तेमाल किया तो मुझे तुम्हारे ये नाजुक हाथ धोने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझी? अब सीधे सीधे जवाब दो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? हिति ने उसका हाथ छूते हुए बोली। मिशिका अपना हाथ सहलाते हुए बोली, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर मोड़ने की? वो गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि वीरेन की गुस्से वाली आवाज गूंजी, मिशिका, डोंट डू दिस अदरवाइज नो वन विल बी वर्श देन मी। मिशिका ने वीरेन की गुस्से वाली आवाज सुन मिशिका ठिठक गई। उसने झट से अपना हाथ नीचे कर लिया और अपनी बातों में शहद घोलते हुए बोली, वीर बेबी तुम कहाँ गए? पता है ये लोग मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे और बता भी नहीं रहे थे कि तुम कहाँ हो। मिशिका, हर बात पूछने का एक तरीका होता है और तुम्हें और तुम्हारे तरीके को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो उसे घूरते हुए बोला। ओह बेबी, तुम भी ना जरा सी बात पर हाइपर हो जाते हो। नौकर ही तो है, और वैसे भी तुमने नौकरों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, तभी खुद को मालिक समझ बैठे हैं। वो हिति को घूरती हुई वीरेन के गले लगी बोली। प्रीति मिशिका को वीरेन के गले लगते हुए देख वो हिति के कान में फुसफुसाते हुए बोली, हिति देख ये दुमकटी मेकअप पुती छिपकली कैसे जीजू के गले में नागिन बनके लिपट रही है, जैसे वीरेन जीजू भोलेनाथ और ये उस पर लिपटी नागिन। हिति उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए बोली, पहले तो ये डिसाइड का कि वो है क्या, दुमकटी मेकअप पुती छिपकली या नागिन? हिति तू बहुत भोली है, ये दोनों ही है, देखा नहीं कैसे जीजू से चिपक रही है। प्रीति फिर बोली,
कि तभी वीरेन ने मिशिका को खुद से दूर करते हुए बोला, मिशिका बिहेव योरसेल्फ, अपनी हद में रहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी दोस्त थी। और हाँ, ये कोई नौकर नहीं है, तो आइंदा से इन दोनों से इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना। वो बोलते हुए गुस्से में आ गया था। मिशिका उसकी बात सुनकर तिलमिला उठी और गुस्से में बोली, नौकर नहीं है तो है कौन ये, जो मुझसे भी ज्यादा अजीज है तुम्हें? ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। रस्तोगी जी, इनके लिए कोई भी एक रूम तैयार कर दो, ये यही रहेगी कुछ दिन। वो अपने एक पुराने हेड स्टाफ से बोला। फिर प्रीति की तरफ मुड़कर बोला, प्रीति, मेरा और हिति का नाश्ता कमरे में भिजवा दो। कहकर हिति का हाथ पकड़ कमरे में चला गया। वीरेन ने क्यों मिशिका को घर में रहने दिया? क्या कारण था जिससे उसे ये कदम उठाना पड़ा? और क्या वीरेन का मिशिका क्या रोकना किसी आने वाले खतरे का संदेश है या कारण कुछ और है? 54 ओबरॉय इंडस्ट्री संभालोगी। इंदौर में शुभी के ठीक होने के बाद मयंक अब कम ही शांति विला आता था, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए इंदौर आया था उसे पूरा भी तो करना था। नंदिनी जी देवराज जी से पूछ कर थक चुकी थी कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, पर देवराज जी ने उन्हें हमेशा यही कहकर टाल देते थे कि सही समय पर वो उन्हें सब कुछ बता देंगे। सभी लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि डोरबेल बजी। नंदिनी जी उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने उन्हें मयंक, कर्नल मलिक और कमिश्नर चोपड़ा तीनों एक साथ खड़े थे। नंदिनी जी तीनों को देखकर पहले तो हैरान हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अर्थात भाई साहब आप सब एक साथ? उद्धरण चिन्ह। अरे भाभी जी, अंदर भी आने देंगी या फिर सारी जांच पड़ताल हमें दरवाजे पर ही रखकर करेगी? कमिश्नर चोपड़ा हंसते हुए बोले। अरे आए आए। नंदिनी जी जल्दी से अपनी गलती सुधारते हुए बोली। तीनों अंदर आए तो नंदिनी जी बोली, हम सब नाश्ता ही कर रहे थे, आइए ना आप तीनों भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ जरूर भाभी, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। कहते हुए कर्नल मलिक जल्दी से बैठ गए डाइनिंग टेबल पर। ये देख सभी हंसने लगे। देवराज जी हंसते हुए बोले, ये आर्मी ऑफिसर होकर भी खाने के सामने बिल्कुल बच्चा बन जाता है। उनकी बात सुनकर सभी एक बार फिर हंसने लगे, तो कर्नल मलिक मुंह बनाते हुए बोला, तू मेरे खाने पर नजर मत लगा, समझाना। उन्हें बच्चे जैसे चिंते देख वहां फिर से हंसी के फब्बारे छूट गए। शिमला में वीरेन हिति का हाथ पकड़कर कमरे में आता है, उसके पीछे प्रीति दोनों का नाश्ता लिए जाती है। वही हॉल का नजारा देख सारे नौकर निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि मिशिका का चेहरा इस समय गुस्से से उफन रहा था। रस्तोगी जी ने नीचे का रूम मिशिका के लिए ठीक करवा दिया और बोला, मैडम आपका रूम रेडी हो गया है। मिशिका उसे घूरती हुई चली गई। प्रीति नाश्ता रख कमरे से जाने लगती है तो वीरेन उसे बोला, प्रीति। जी जीजू, प्रीति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लेना और अपने एग्जाम की तैयारी करो। तुम दोनों अपना लास्ट ईयर यही शिमला से करोगे। मैंने तुम दोनों को शिमला के ही कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है, तो प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम आने वाले हैं तुम दोनों के। ओके जीजू, पर मम्मा, उसकी चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है तुम्हारे घर पर, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ अपनी फ्रेंड को भी सिखा देना। वीरेन हिति को देखते हुए भी बोला। प्रीति मुंह बंद कर हंसते हुए बोली, ओके जीजू एंड बेस्ट ऑफ लक, और तुरंत ही वहां से भाग गई। वीरेन को प्रीति का बेस्ट ऑफ लक कहना कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे ही उसने हिति को देखा तो समझ गया कि उसे बेस्ट ऑफ लक क्यों कहा गया। हिति उसे गुस्से से घूर रही थी। गुस्से में उसकी नाक फूल गई और आंखें छोटी हो गई थी। वीरेन उसे गुस्से में देख बोला, क्या हुआ, इस तरह गुस्से में क्यों घूर रही हो? प्रीति गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोली, मैं आपको बुद्धू दिखती हूँ जो प्रीति को आप मुझे सिखाने के लिए बोल रहे थे? हिति उसे धक्का देते हुए ही बोली। उसके धक्के देने के कारण वीरेन बेड पर गिर पड़ा और साथ ही में उसने हिति को भी खींच लिया, जिससे वो भी उसके ऊपर ही गिर पड़ी। वीरेन उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, पहले नाश्ता कर लें। वो बात तो तुमने सुनी होगी ना कि प्यार के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो फिर हमें तो अभी लड़ाई करनी है ना, तो उसके लिए तो डबल एनर्जी चाहिए। वो हिति के कान के पास आकर बोला। है ना, वो बेहद सर्द आवाज में हिति के कान में बोला। तो हिति की धड़कनें तेज हो गई। वो झट से वीरेन के ऊपर से हटकर बैठ गई और अपनी बती सांसों को काबू में करने लगी। वीरेन भी उठकर बैठ गया और हिति को देखा, जिसके चेहरे पर शायद शर्म की लाली फैली थी। उसने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो हिति अब भी वैसी ही बैठी थी। ये देख वीरेन उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, नाश्ता नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ, मतलब नहीं। हिति नासमझी से हड़बड़ाते हुए बोली, आओ नाश्ता करो, खुद भी कंफ्यूज होती हो और मुझे भी करती हो।
वीरेन बोला और सोफे पर बैठ दोनों के लिए नाश्ता लगाने लगा। नाश्ता लगाने के बाद जब वीरेन ने देखा कि हिती अब भी वहीं बैठी है तो वो उठा और उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठा दिया। हिती वीरेन के इस तरह अचानक से गोद में उठाने से वो हड़बड़ा गई थी। लगता है तुम्हें मेरी गोद की आदत हो गई है, इसलिए खुद से कुछ नहीं करती हो, है ना? वीरेन ईविल स्माइल देते हुए बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिती हड़बड़ाते हुए बोली। खाओ, वीरेन अब सख्त होकर बोला। हिती अब कुछ नहीं बोली, चुपचाप खाने लगी, क्योंकि वो वीरेन के चेहरे पर शक भाव देख चुकी थी और इसके आगे कुछ बोलना उसे सही नहीं लगा। कुछ देर में दोनों ने नाश्ता कर लिया तो वीरेन उठकर हिती की दवाई लाने बढ़ा। ये देख हिती बाहर भागने लगी कि तभी वीरेन की सख्त आवाज गूंजी, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी कमरे के बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीरेन की बात सुनकर हिती अपनी जगह पर ही रुक गई। वो मन ही मन बुदबुदाए, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, खड़ूस। वीरेन उसके पास आया और बोला, लो ये दवाई खाओ। मुझे नहीं खानी ये कड़वी दवाई, प्लीज अब रहने देते हैं ना ये दवाई, प्लीज, वो मासूमियत से बोली। नहीं, वीरेन बोला। हिती का मुंह रोने जैसा हो गया। वीरेन ने तुरंत उसके मुंह में दवाई दे दी और पानी का ग्लास मुंह से लगा दिया। हिती रोने लगी दवाई खाने के बाद, पर जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला वीरेन ने उसके सामने चॉकलेट रख दी, जिससे उसका चेहरा एकदम से चमक गया और फिर वो मजे से चॉकलेट खाने लगी। वीरेन हिती से बोला, हिती तुम अब पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि अब तुम्हारा ग्रेजुएशन होने वाला है और इसके बाद तुम्हें ओबरॉय इंडस्ट्री को संभालना है। वीरेन की बात सुनकर हिती चॉकलेट खाते खाते रुक गई और हैरानी से वीरेन को देखने लगी। ऐसे मत देखो, अब तुम्हें ही ओबरॉय इंडस्ट्री संभालनी है तो वी प्रिपेयर, वीरेन हिती की हैरानी को देखते हुए बोला। पर वो तो डैड संभालते हैं, हिती हैरानी से बोली। हिती, कंपनी की मालिक तुम हो तो कंपनी भी तुम्हें ही संभालनी चाहिए, वीरेन बोला। मतलब तुम बहुत जल्द समझ जाओगी, बस अब तुम तैयार कर लो खुद को। कल से मेडिटेशन के लिए टीचर आ रहे हैं तो सुबह जल्दी उठ जाना। कहकर वीरेन हिती को छोड़कर बाहर चला गया और हिती वही चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगी जो वीरेन अभी अभी कहकर गया। 55 शौक। वीरेन बाहर आकर किसी को फ़ोन करता है। हेलो, सारी तैयारी हो गई है ना? हिती कुछ दिनों में 21 साल की हो जाएगी और तब वो लीगली ओबरॉय इंडस्ट्री की मालिक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुन वीरेन कहता है, डैड, धीरज अंकल के वकील को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नहीं मिले तो कोर्ट के पास जो ओरिजिनल पेपर्स अंकल ने जमा करवाए थे वो अपने ही लीगली वैलिड हो जाएंगे। उस कंडीशन में सिर्फ हिती को कोर्ट में हाजिर होना है, लेकिन अगर धीरज अंकल के वकील मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करो। मैंने वैसे भी हिती की सिक्योरिटी और बढ़ा दी है। अभी तक तो नीलेश ओबरॉय को ज़्यादा कुछ नहीं पता है वसीयत के बारे में, पर जैसे ही पता चलेगा वो पागल हो जाएगा। ... और हिती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा, पर फिलहाल हिती उसकी पहुंच से बाहर है तो उसकी चिंता नहीं। पर सबसे बड़ा खतरा तो यहाँ आ चुका है। अधिराज खन्ना यहाँ आ चुका है, तो हिती की सुरक्षा और ज़्यादा टाइट करनी होगी। उसका कोई भरोसा नहीं। वीरेन परेशान होकर बोला। ठीक है, जैसा कहा है वैसा ही करना, बाकी मैं देख लूँगा, कहकर वीरेन ने फ़ोन रख दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था वीरेन की चिंता हिती को लेकर और बढ़ रही थी। हिती की ये बच्चों जैसी हरकतों की आदत हो चुकी थी उसे। इस सब में कहीं ना कहीं वीरेन के दिल में हिती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, जिसे वो चाह करके भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। वो उसे अपनी जान की कीमत पर भी बचाना चाहता था। वीरेन अभी सोच में ही गुम था कि उसका फ़ोन बजा। वीरेन ने फ़ोन उठा लिया और बोला, देखो, आपकी बात मानकर मैंने मिशिका को यहाँ रुकने की परमिशन दी है और आपके कहने पर ही उसे अपने और हिती के बारे में कुछ नहीं बताया, पर अगर मिशिका ने हिती को नुकसान पहुंचाने की ज़रा सी भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ से मैं जानता हूँ, इसीलिए तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में छुपाने के लिए कहा है। तुम्हारे साथ जो मिशिका ने किया है वो तुम्हारे लिए उसका पागलपन ही था, और अब वो इस कदरी बढ़ गया है कि अगर उसने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया तो ना जाने क्या करेगी। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे आने तक मिशिका को अपने पास ही रखो। 1 हफ्ते बाद मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा, ठीक है? पर इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा। कॉलेज में आप मेरे सीनियर और आयल थे, बस इसलिए अपनी कड़वी यादें दबाकर उसे यहाँ रहने दिया है, वरना उसे शिमला से बाहर करने में ज़रा सी भी देर नहीं करता मैं, वीरेन ने कहा और फ़ोन रख दिया। हिती की चिंता उसे बार बार खाए जा रही थी, पर समय से पहले वज कुछ नहीं कर सकता था।
उसने गहरी सांस ली और अपने ऑफिस चला गया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। वीरेन घर नहीं आया, पर सारी खबर रखी थी। हिति को रात में नींद नहीं आ रही थी, या कहो उसे अब वीरेन के साथ की आदत हो चुकी थी। लगभग रात के 2 बजे वीरेन घर आया। अपने में देखा तो हिति बेड पर नहीं थी। डॉट 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 उसने बालकनी में देखा, हिति वहां भी नहीं थी। ये देख वो और ज्यादा परेशान हो गया। डॉट 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 उसे अब घबराहट होने लगी कि यही मिशिका ने कुछ कर तो नहीं दिया। डॉट 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 उसने अपना ब्लेजर निकालकर बेड पर फेंक लिया और गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। उसमें से हिति बाहर आई। जैसा थी उसने हिति को देखा, उसकी जान में जान आई। हिति पूरी तरह भींगी हुई थी। एसी का टेम्परेचर भी काफी कम था, जिससे उसका शरीर कांप रहा था, और शिमला में तो वैसे ही ठंड रहती थी। वीरेन उसके पास आया। उसने हिति को देखा। हिति की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। हिति एकटक वीरेन को देख रही थी। वीरेन ने कुछ करने के लिए मुंह खोला ही था कि हिति के रिएक्शन को देख उसकी आंखें फटी रह गई। हिति ने अचानक ही उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। हिति उसके होठों को चूमे जा रही थी। वही वीरेन हिति के इस के रिएक्शन से शॉक लगा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। 56 जबातों में बहने की रात। हिति एकटक वीरेन को देख रही थी। वीरेन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हिति के रिएक्शन को देख उसकी आंखें फटी रह गई। हिति ने अचानक ही उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। हिति उसके होठों को चूमे जा रही थी। वही वीरेन हिति के इस के रिएक्शन से शॉक लगा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। हिति का वीरेन को अचानक से किस करना उसे अंदर तक हिला देने जैसा था। भीगी हुई हिति डॉट 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 वीरेन को पहले ही मदहोशी के आलम तक पहुंचाने के लिए काफी थी। डॉट डॉट पर हिति का वीरेन को किस करना वीरेन के अंदर ही कुछ अलग सा रूमानी रोमांच पैदा कर रहा था। डॉट डॉट हिति वीरेन के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसके होठ को चूमे जा रही थी। डॉट काफी देर तक कंट्रोल किए हुए वीरेन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वीरेन ने हिति को कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए वीरेन ने भी उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। दोनों की ही आंखें इस समय बौं थी। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। इस समय दोनों ही अपने होश में नहीं दिख रहे थे। वीरेन धीरे धीरे हिति के होठों पर अपने होठों का दबाव बढ़ाते जा रहा था। वही हिति वीरेन के बालों में हाथ चलाना बंद कर उसके गले में अपनी बाहें कस ली। वीरेन हिति के होठों को इस कदर चूमे जा रहा था जैसे अपनी सारी तकलीफ, दर्द और धोखे की भरपाई कर रहा हो। वीरेन के हाथ हिति की कमर से ऊपर उठकर उसके कुर्ती की चैन तक आ गई थी। किस करते हुए उन दोनों को समय का होश ही नहीं था। डॉट डॉट हिति तो पहले से ही नशे में लग रही थी, पर वीरेन पर तो हिति की मदहोशी छाई हुई थी। किस करते समय जब हिति की सांसें लकदाने लगी तो वीरेन ने उसके होठों को छोड़ दिया। हिति के होठ आज़ाद होते ही वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके होठ लगभग लाल हो चुके थे। उसकी आंखें अब भी बंद थी। वीरेन हिति को लंबी सांसें लेते देख मचल उठा। वैसे तो वो बहुत गंभीर स्वभाव का मालिक था, पर आज हिति का ये नशीला रूप देखकर उसका अपने आप पर से कंट्रोल खोने लगा। दूर कहीं से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो वीरेन के जज्बातों को बयां कर रही थी। सुनो ना कहे क्या दिल मेरा सुनो ना, सुनो जरा। हिति वीरेन से हटकर दूर आगे बने लगी। तभी वो लकदाने लगी कि वीरेन ने पीछे से उसकी कमर में हाथ फंसाकर उसे वापस अपने करीब कर लिया। तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में होगी सुबह। हिति अपनी नशीली लाल आंखों से वीरेन को देख रही थी। डॉट 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 उसकी गले में होती हरकतें देख वीरेन को अपने शरीर में कुछ अलग सा महसूस हुआ, जो शायद पहले कभी ना हुआ। वो हिति के नजदीक और नजदीक गया। उसकी नजरें बस हिति के गले पर ही अटकी थी। हिति के गले की हरकतें वीरेन की हसरतें जगाने के लिए काफी थी। वीरेन से अब और कंट्रोल नहीं हुआ। उसने हिति को अपने और करीब, बेहद करीब करते हुए हिति के चिन के नीचे गले पर, जहां हिति की सलाइवा निगलने से हो रही हरकत, अपने जज्बातों से सुलगते होठ रखकर चुमने लगा। हिति उसकी इस हरकत पर से हटकर उसकी शर्ट पर मुठियां कस ली। बेइंतहा 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 यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र। वीरेन अब और खुद को रोक नहीं पाया और हिति के गले को चूमने लगा जैसे ना जाने कितने जन्मों की अपनी प्यास बुझा रहा हो। उसके गले को चूमते हुए वीरेन के हाथ एक बार फिर हिति के गीली कुर्ती की चैन पर जा पहुंची। हिति भी वीरेन के एहसासों के सागर में गोते लगाने लगी। कमरे में एसी का टेम्परेचर और इतनी रात में शिमला की ठंड दोनों को एक दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर करने लगी। वीरेन हिति को चुमते हुए ही बेड तक ले आया।
उसने हिती की गीली कुर्ती हिती से अलग कर दी। डॉट 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 डॉट। हिती को ऐसे देख वीरेन का रोम रोम में प्यास जागने लगी। उसने हिती को बैग पर लेटा दिया और उसके बाकी के गीले कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिया। डॉट 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 डॉट। हिती की आंखें वीरेन के एहसास के कारण या नशे के कारण बंद थी। डॉट डॉट डॉट। वीरेन ने खुद को कंट्रोल किया और उससे अलग होकर उसकी शरीर को कंबल से ढक दिया। डॉट डॉट। वो जैसे ही उससे दूर होने लगा कि हिती ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। डॉट। अचानक खींचे जाने से वीरेन संभल नहीं पाया और हिती के ऊपर ही गिर गया। डॉट डॉट। दोनों के होठ एक बार फिर मिल गए। हिती अपने दोनों हाथों से वीरेन की पीठ को कसकर पकड़ ली और उसके होठों को चूमने लगी। वीरेन, जिसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाला था, अब एक बार फिर जज्बातों के सैलाब में बहने लगा। उसने हिती के दोनों हाथों को अपनी पीठ पर से हटाया और अपने होठों को हिती के होठ की कैद से आजाद कराते हुए उसे देखने लगा। हिती वीरेन को टुकुर टुकुर देखने लगी। वीरेन ने जब हिती को खुद को देखते हुए पाया तो बोला, सो जाओ हिती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हिती उसकी बात सुन बोली, नहीं। क्यों नहीं सोना है तुम्हें? वीरेन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं सोना, बस नहीं सोना। आप प्यार करते हैं मुझसे? हिती भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। देखा गया ना सच जुबान पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोल रहे थे। वीरेन को एहसास हुआ कि उसने अभी हाँ कहा तो झट से मुकरते हुए बोला, नहीं, तुमने बातों में उलझा है मुझे। बातों में भी उसी के उलझते हैं जिसके सार हम जीवन भर उलझना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम जज्बाती हो रही हो, आप भी हो जाए ना। जज्बाती कमजोर लोग होते हैं और मैं कमजोर नहीं। किसने कहा जज्बाती लोग कमजोर होते हैं? वो तो बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, जिनके दिल में सिर्फ सभी के लिए प्यार होता है। मेरे दिल में प्यार नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, प्यार दर्द देता है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है। नहीं, तो फिर दर्द देने के इरादे से मुझसे शादी की तो मुझे दर्द में देख आपके चेहरे पर वो दर्द क्यों दिखता है? नहीं, किससे झूठ बोल रहे हैं आप, मुझसे या खुद से? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा, हाँ, तो साबित कीजिए कि आप सच बोल रहे हैं। क्यों साबित करूं? वीरेन उस पर से हटते हुए बोला। डर है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर मेरी आंखों में देखकर बोलिए, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे नहीं देखना, तो फिर मान लीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। इतनी जिद अच्छी नहीं। जिद है तो जिद ही सही। क्या सुनना चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तो हाँ, करता हूँ। तो फिर इस तरह जबरदस्ती शादी क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं मुझे। वो हिती की बाहों को पकड़ते हुए जुनूनियत से बोला। मैं जब किसी से प्यार ही नहीं करती तो आपने मुझे किसके साथ देख लिया? राज था ना उस दिन सड़क के किनारे, देखा था मैंने तुम्हें उसके साथ। फिर से टूटना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हें धमकाकर शादी की। फिर से मतलब? हिती की बात सुनकर वीरेन उस समय में पहुंच गया जब मिशिका ने उसे धोखा दिया था। कॉलेज ग्राउंड में खड़ा वीरेन आंखों में आंसू लिए टूट रहा था। उस समय को याद कर आंसुओं को जब्त कर लेने वाले वीरेन की आंखों में आंसू बहने लगे। हिती को लगा शायद उसने कुछ गलत कह दिया। वो आगे बढ़ी और वीरेन की आंखों को चुम लिया। वीरेन की आंखें बंद हो गई। कुछ पल हिती ने उसे देखा, फिर अपने होठ वीरेन को होठों पर रख उसे चुमने लगी। वीरेन भी उसकी किस में खोने लगा। उसने हिती को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और पेशेंटली किस करने लगा। डॉट डॉट। जैसे अपना दर्द करने के लिए हिती का किस करना उसके लिए दवा हो। डॉट 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 डॉट। हिती ने भी अपनी पकड़ उस पर कस दी। वीरेन ने वापस हिती को लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। डॉट डॉट। हिती वीरेन की शर्ट की बटन खोल रही थी। वीरेन पूरी तरह मदहोश हो चुका था। डॉट 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 डॉट। हिती ने उसकी शर्ट निकालकर उसके शरीर से अलग कर दी। डॉट डॉट। वीरेन का मशकुल शरीर देख हिती को अपने शरीर में झुरझुरी सी महसूस हुई। वीरेन उसके होठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगा। डॉट डॉट। हिती की आंखें बंद हो गई। उसकी धकने बने लगी। हिती की उंगलियां वीरेन के बालों और पीठों सहला रही थी। वीरेन जैसे जैसे आगे बने लगा, हिती मदहोश होने लगी। वीरेन के किस करने से उसकी सिसकियां निकलने लगी। वो आगे बढ़ता कि झट से उससे अलग हो गया। उसने हिती को देखा, जो उसे ही देख रही थी। हिती ने आंखों ही आंखों में पूछ रही थी कि क्या हुआ? तुम सो जाओ, मैं ये नहीं कर सकता। वीरेन नम आंखों से बोला। क्यों, क्या हुआ? किस बात का डर है आपको? नहीं, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता। तुम्हारा साथ पाकर मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। नहीं,
किसी और के धोखे का दर्द तुम्हें नहीं दे सकता। अगर ये आपके लिए मरहम साबित होगा तो यही सही कहते हुए हिती एक बार फिर वीरेन को किस करने लगी। अब वीरेन ने और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी हिती को किस करने लगा। ... समय के साथ साथ वीरेन का दर्द हिती के शरीर पर निशान के तौर पर दिखने लगा। वीरेन उसके गले पर किस करते हुए उसके शोल्डर से होते हुए उसके कॉलरबोन तक आ गया। ... इस समय दोनों ही अपने शरीर को बिना किसी आवरण के महसूस कर रहे थे। उनके दिलों में रूमानी जज्बातों ने पूर्ण रूप से कब्जा जमा लिया। रात गहराने के साथ साथ दोनों जज्बातों के दरिया में डूबने लगे। वीरेन ने हिती के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों के कब्जे में लिया हुआ था। वीरेन धीरे धीरे हिती के शरीर पर अपनी छाप छोड़ रहा था और वही हिती की मदहोशी भरी सिसकियां निकल रही थी। दोनों ही पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे कि तभी उस रूहानी शिमला की कड़ाके की ठंड में पता लेस के उस अंधेरे कमरे में एक चीख गुंजी। ये चीख हिती की थी, जो वीरेन के उसके शरीर से अपना शरीर जोते हुए निकली थी। हिती की आंखों में आंसू झलक उठे। वीरेन ने उसके हाथ को आज़ाद किया और उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे पर प्यार भरा चुंबन जतते हुए बोला, देखा, बस इसलिए मैं नहीं चाहता था। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। हिती अपनी नम आंखों से बोली, इस 1 महीने में जो प्यार और देखभाल आपसे मिला है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। पर वह कुछ नहीं। आप मेरे पति हैं और प्यार करते हैं। प्यार में थोड़ा दर्द लाजमी होता है। हिती की बात सुनकर वीरेन ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें चुमने लगा। हिती के हाथ भी अब वीरेन के बालों और पीठ पर चलने लगे। वीरेन और हिती अपनी प्यार भरी रात को यादगार बनाने की सफ़र की ओर बढ़ चले। हिती को जब जब दर्द होता उसकी आंखें जोर से भीग जाती और हाथ वीरेन की पीठ पर कस जाते। उस पूरी रात दोनों अपने प्यार में डूबे रहे और लगभग सुबह दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वीरेन हिती के ऊपर से हटकर उसके बाजू में लेट गया। हिती और वीरेन की तेज सांसें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करके संतुष्ट है। हिती की आंखों में आंसू थे जिन्हें वीरेन ने पोंछ दिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हितू, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? हिती ने ना में सिर हिला दिया। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पर अब भी दर्द की लकीरें दिख रही है मुझे। वीरेन उसके सर को सहलाते हुए बोला। हिती ने अब हाँ में सिर हिला दिया। ज्यादा हो रहा है? वीरेन फिक्र से पूछा। हिती ने फिर सिर हाँ में हिलाया। वीरेन ने उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, सॉरी हिती, मेरे कारण तुम दर्द में हो। नहीं वीर, आप सॉरी मत बोलिए, ये तो कॉमन है ना। पर फिर भी वीरेन को अब गिल्ट हो रहा था। चिंता मत कीजिए, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाओगी। हिती भी उसके सीने से चिपकते हुए बोली। वीरेन ने अपना सिर हिला दिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। देखता अब यह है कि क्या सच में जो दोनों के बीच हुआ वो प्यार था या कोई सोची समझी साजिश। 57 शरारत। वीरेन ने उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, सॉरी हिती, मेरे कारण तुम दर्द में हो। नहीं वीर, आप सॉरी मत बोलिए, ये तो कॉमन है ना। पर फिर भी वीरेन को अब गिल्ट हो रहा था। चिंता मत कीजिए, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाओगी। हिती भी उसके सीने से चिपकते हुए बोली। वीरेन ने अपना सिर हिला दिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन हिती और वीरेन दोनों ही सुबह सुबह ही सोने के कारण अब तक सो रहे थे। वीरेन के ऊपर जब सूरज की हल्की किरण खिड़की के पर्दे से छिनते हुए आई तो वीरेन ने कसमासाते हुए आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही वीरेन ने अपनी बाहों में अपने सीने से सिमटकर सोई हिती को देखा तो उसकी आंखों के कल रात जो उन दोनों के बीच हुआ वो याद आ गया। तो वीरेन के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। पर जैसे ही उसे याद आया कि हिती नशे में थी, अगर उसने गलत समझ लिया तो वो ये सोच सोचकर घबरा रहा था। वीरेन एकटक हिती को देख था। वो हिती के और करीब जाकर उसके माथे पर प्यार से किस किया। उसके किस करने से हिती ने कसमसा कर आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही उसके सामने वीर का चेहरा था। वीर को देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान तैर गई और वो और ज्यादा वीरेन से लिपट गई। उसके लिपटते ही वीरेन ने भी हिती को टाइट हग कर लिया। वीरेन हिती को गले लगाए हुए ही बोला, हिती, कल हमारे बीच जो हुआ वो कौशिक, हम पति पत्नी है ना, तो जो कर रात हमारे बीच हुआ वो पति पत्नी में ही होता है ना। तो फिर आप इतना टेंशन में क्यों है? कहीं हमारे बीच जो हुआ वो आपको गलत तो नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये सोच रहा था कि कल तुम नशे में थी। तो कहीं वीरेन अपनी बात आधी ही छोड़ देता है।
तो हिती मुस्कुराते हुए उसके होठों पर हल्की सी किस करके कहती है, तो आपको लगा कि सुबह में सब कुछ भूल जाओगी और ये समझूगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है ना? वीरेन धीरे से सर हिलाता है, तो हिती उसके गाल खींचते हुए कहती है, आप ना सच में बुद्धू हो। मैं नशे में जरूर थी पर इतने भी नहीं कि अपने होश गवा बैठूं। जो कुछ हुआ उसमें हम दोनों की सहमति थी, तो आप ये सोचना छोड़ दो कि मैं कुछ भी गलत समझूंगी। वीरेन उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, तुम सच में मुझे गलत तो नहीं समझोगी ना? मुझे कभी अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वीरेन ये सब कहते हुए भावुक हो गया था। हिती उसके सर को सहलाते हुए बोली, कभी नहीं, आप खुद भी दूर करोगी तो भी नहीं जाएगी। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर वीरेन उससे अलग होकर बोला, चलो तैयार हो जाते हैं, 11 बज रहे हैं। 11 बजने का सुनकर तो हिती के होश ही उड़ गए। क्या 11 बज गए और हम अभी तक सो ही रहे हैं? वीरेन उसके मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, तो क्या हुआ, 11 ही तो बजे है और तुम्हें कौन सा कहीं जाना है? अरे पर आप तो लेट हो गए ना, आपको तो ऑफिस जाना था। हिती बोली, मैं आज कहीं नहीं जा रहा और ना ही तुम बिस्तर से उठने वाली हो समझी। वीरेन बोला, पर क्यों, मैं क्यों नहीं उठ सकती? हिती हैरानी से बोली, क्योंकि मुझे पता है कल रात हमारे बीच जो हुआ उसके कारण तुम्हें अब भी तकलीफ हो रही होगी, इसलिए आज तुम पूरा दिन आराम करोगी। तुम दिन में आराम करोगी तभी तो हम रात में फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे। वीरेन शरारत से बोला। उसकी बात सुनकर हिती उसे धक्का देते हुए बोली, कितने खराब है आप, हमें आराम भी इसलिए करने को बोल रहे हैं ताकि रात में फिर से। हिती का चेहरा ये बोलते ही लाल हो गया। तो वीरेन उसके गले पर किस करते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है? मैं अपनी बीवी को ही तो प्यार करने को बोल रहा हूँ। वीरेन की बात सुनकर हिती का चेहरा लाल हो गया। उसे देखकर वीरेन हंसने लगा और बोला, देखो कितना शर्मा रही है, पागल, मजाक कर रहा था मैं। उसकी बात सुनकर हिती उसे मारते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कट्टी, मतलब ये बच्चा बनने का नाटक अब भी कर रही हो? मन नहीं भरा क्या अब भी? या कहीं ये तो नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाऊं? वीरेन हिती के दोनों हाथ पकड़कर बोला। वीरेन की बात सुनकर हिती हैरान रह गई। वो हकलाते हुए बोली, आपको पता था मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ मुझे पता था, तुम्हारी हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ ही रही थी, तो मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्हें भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि कुछ समय में दवाई के कारण तुम ठीक हो जाओगी, पर तुम्हारा व्यवहार ठीक होने के बजाय और खराब हो रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हें प्रीति से बात करते सुन लिया कि तुम नाटक कर रही हो, तो मुझे पता चला। वीरेन आंखें विंद करते हुए बोला, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? हमारा नाटक क्यों झेला? हिती नजरें इधर उधर करते हुए बोली, क्योंकि नाटक ही सही, तुम मेरे साथ रहती तो थी। वो सारे एहसास में तुम्हारे नाटक के जरिए ही जीना चाहता था, वरना ऐसे तो तुम पास भी नहीं आने देती। पर तुमने ये नाटक किया ही क्यों? उसका सवाल सुन हिती घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, वो आपको परेशान करना चाहती थी। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी ना, इसलिए। वीरेन उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान हुआ, फिर जोर जोर से हंसने लगा। ओह, तो आप मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रही थी? पर आपके नाटक ने तो हर बार मेरी धकने बहाने का काम ही किया है। और वो उस दिन जो किस किया था आपने प्रीति के सामने। बस बहुत हुई गई मेरी तारीफ, अब आप हटिए, मुझे नहाने जाना है। वीरेन को धक्का देती हुई उठने को हुई कि वीरेन ने उसे खींचकर अपने पास गिरा दिया। हिती उसकी इस हरकत से चिती हुई बोली, क्या है, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? वीरेन उसके कान के पास बेहद धीमी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, मिसेज वीरेन कौशिक, जरा अपने हाल पर तो गौर फरमाएं। कुछ पहना नहीं है आपने। अगर इसी तरह मेरे सामने उठकर जाती ना तो मैं अपने इस दिल को संभालने में नाकामयाब हो जाता, और फिर अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाती तो फिर मुझे आप दोष मत दीजिएगा। कहते हुए उसके कानों को हल्की सी चुमते हुए काट लिया, जिससे हिती की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसे अब अपनी हालत का होश आया तो शर्मा कर उसने वीरेन के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया, और वही वीरेन ने हिती की खुली पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए उसके गले को चुमने लगा। वीरेन के चुमने से हिती की बाहें वीरेन पर कस गई। वीरेन ने हिती को सीधा किया और उसके ऊपर आकर बोला, तुम्हारी हरकतें ना मुझे खुद पर काबू खोने पर मजबूर कर देती है। कहते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चुमने लगा। वीरेन उसे चुमते हुए आगे बढ़ने लगा और उसके गले से होते हुए उसके शोल्डर और कॉलर बोन को चुमने लगा। हिती की पकड़ वीरेन के कंधे पर मजबूत हो गई। वो लखराती जुबान में बोली, वीर, हाँ, हमें देर हो रही है।
वीरेन वैसे ही होने दो, हम आज घर पर ही रहेंगे। सब इंतजार कर रहे होंगे, कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। कहते हुए वीरेन के हाथ हिती के शरीर पर चलने लगे। हिती आगे कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वीर अपनी सांसें हिती के पेट को चूमते हुए छोड़ने लगा। हिती को मदहोश करने के लिए इतना ही काफी था। वीरेन ने अपना चेहरा उठाकर हिती को देखा तो वो अपनी आंखें बंद करी हुई तेज तेज सांसें ले रही थी। हिती को इस तरह देख वीरेन के होठों पर मुस्कान खिल गई। उसने हिती के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बैक पर कर दिया और उसके गले को चूमने लगा। चुमने हुए ही हिती के शरीर में कंपन हुआ और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। दोनों ही अपने प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। कुछ एक घंटे बाद वीरेन हिती के माथे को चुमते हुए उससे अलग हो गया। हिती के चेहरे पर पसीना उसके थकान की कहानी बता रहा था। वीरेन ने उसे अपनी शर्ट पहनाए और खुद अपने कपड़े पहन हिती को गोद में उठाए बाथरूम में चला गया। वहां उसने पहले जाकुजी में गर्म पानी भरा और हिती को गोद में उठाए ही जाकुजी में बैठ गया। वीरेन ने हिती को अपनी गोद में ही एडजस्ट किया हुआ था और वही हिती भी उसके सीने पर सर रखकर सो गई थी। वीरेन उसे सोता देख बोला, ये तो पानी में भी सो गई, कुछ ज्यादा ही थक गई लगता है। वीरेन हिती के सिर को सहलाने लगा और मन ही मन बोला, हिती रात में नशे में कैसे थे? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं जिसके कारण ये नशे में होगी। पिछले 1 महीने से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर कल अचानक जरूर कुछ तो हुआ है, कल मुझे देखना पड़ेगा। कहीं इस सब में मिशिका का हाथ तो नहीं? मिशिका का सोचकर ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। 58 वीरेन का शर्माना। वीरेन ने उसे अपनी शर्ट पहनाए और खुद अपने कपड़े पहन हिती को गोद में उठाए बाथरूम में चला गया। वहां उसने पहले जाकुजी में गर्म पानी भरा और हिती को गोद में उठाए ही जाकुजी में बैठ गया। वीरेन ने हिती को अपनी गोद में ही एडजस्ट किया हुआ था और वही हिती भी उसके सीने पर सर रखकर सो गई थी। वीरेन उसे सोता देख बोला, ये तो पानी में भी सो गई, कुछ ज्यादा ही थक गई लगता है। वीरेन हिती के सिर को सहलाने लगा और मन ही मन बोला, हिती रात में नशे में कैसे थे? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं जिसके कारण ये नशे में होगी। पिछले 1 महीने से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर कल अचानक जरूर कुछ तो हुआ है, कल मुझे देखना पड़ेगा। कहीं इस सब में मिशिका का हाथ तो नहीं? मिशिका का सोचकर ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। थोड़ी देर में वीरेन और हिती दोनों ही नहाकर बाहर आए। हिती अब भी वीरेन की गोद में थी। वीरेन ने उसे बाथरोब पहनाया हुआ था। वीरेन हिती को नीचे उतारता है और प्यार से बोलता है, हिती तुम जाकर चेंज कर लो, मैं भी चेंज करके रेडी होता हूँ, फिर हम दोनों साथ में लंच करने नीचे चलेंगे। हिती हाँ में सर हिलाकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। वीरेन आज ऑफिस नहीं जाने वाला था, इसलिए वो घर के ही कपड़े ब्लैक टी शर्ट और ओलिव ग्रीन कलर का ट्राउजर निकालकर तैयार हो जाता है। हिती भी सेम कलर का ही प्लाजो कुर्ती पहनकर बाहर आती है, जिसे देख वीरेन शरारत से बोलता है, क्या बात है जनाब, रात भर तो आप हमारे ही रंग में रंगे हुए थे, फिर दिन में भी हमारे ही रंग में रंग गए। मैचिंग। आज ना ज्यादा मत बनिए, हमारे हाथ में जो आया हमने पहन लिया समझे। आए बड़े रंग में रंगने वाले रंगरेज। हिती नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली और तैयार होने लगी। कुछ ही देर में हिती तैयार हो गई और बैग पर बैठ गई। वीरेन ने उसे बैठते देखा तो उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? नीचे नहीं चलना है लंच करने? मैं नहीं जाऊंगी नीचे, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वो वीर की कमर को अपनी बाहों में लपेट कर बोली। वीर उसके सर को सहलाते हुए बोला, ठीक है तुम आराम करो, मैं हम दोनों का लंच लेकर आता हूँ। ओके। हिती हाँ में सिर हिला देती है। वीरेन नीचे आकर देखता है कि प्रीति सर्वेंट के साथ मिलकर खाना लगा रही थी। वीरेन को वहां आया देख वो मुस्कुराते हुए बोली, कौशिक आप आ गए, मैं आपको ही बुलाने वाली थी लंच के लिए। वीरेन प्रीति के पास आते हुए बोला, प्रीति ये सब काम करने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम बस अपना और अपनी सहेली ख्याल रखो। ठीक है। प्रीति मुस्कुराते हुए, ठीक है, पर अभी तक हिती नहीं आई, आप दोनों सुबह नाश्ते के वक्त भी नहीं आए थे। प्रीति की बात सुनकर वीरेन निगाहें इधर उधर फेरता हुआ बोला, वो हिती की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आराम कर रही है। वीरेन आगे कुछ बोलता कि प्रीति घबराते हुए बोली, क्या हुआ है मेरी हिती को? कल तो ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ है उसे? मैं देख कर आती हूँ, कहते हुए वो आगे बढ़ी ही थी कि वीरेन उसे रोकते हुए बोला, वो ठीक है प्रीति, आराम कर रही है, अभी मैं लंच लेने आया था ताकि उसे कुछ खिलाकर दवाई दे सकूं। पर प्रीति आगे कुछ कहती कि वीरेन के गले पर कुछ लाल निशान देख प्रीति बोली, ये आपके गले पर निशान कैसा?
प्रीति के इतना कहते ही वीरेन हड़बड़ाते हुए अपना हाथ गले पर रख निशान छुपाते हुए कहता है, एक निशान? कैसा निशान? ये है, ये तो कल चोट लग गई थी और कुछ नहीं। वीरेन को हड़बड़ाते हुए देख वो कुछ समझी, फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो ऐसे हिती की तबीयत खराब हुई है, अब समझी मैं, है ना? जी जू, वो जीजू शब्द लंबा खींचती हुई बोली। वीरेन हड़बड़ाते हुए लंच लेकर तुरंत वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग पता उल्टा पुल्टा मुहावरा बोल रही हूँ, पर अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा तो इसी से काम चला लो। ग्रिन 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 ग्रिन। वीरेन के जाते ही प्रीति जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब तो ऑफिशियल राइड है जीजू, इतना शर्मा क्यों रहे हो? कहते हुए हंसने लगी। ट्रे लेकर जाता हुआ वीरेन प्रीति की बात सुन मुस्कुराने लगा और बोला, दोनों सहेलियां बिल्कुल ही नॉट की है और पागलपन तो इतना भरा है कि बस। वीरेन ऊपर रूम में आया तो देखा हिती सो गई थी, तो ट्रे को सोफे के सामने रखी टेबल पर रख हिती को उठाने लगा। हिती, चलो खाना खा लो फिर सो जाना। ओके। हिती अपनी आंख खोलकर देखती है तो वीरेन बोला, हिती चलो उठो और पहले खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा। हिती उठी नहीं, बस अपनी दोनों बाहें खोल दी। वीरेन उसे ऐसे बच्चों जैसे करते देख मुस्कुरा दिया और उसे गोद में उठा सोफे पर बैठाकर खुद अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों ने अपना लंच फिनिश किया और बोला, चलो अब ये दूध भी जल्दी से फिनिश करो और फिर दवाई खाकर सो जाओ। दवाई तो मैं खा लूंगी पर दूध नहीं पीऊंगी, हिती बच्चों सा चेहरा बनाते हुए बोली। क्यों नहीं पियोगी? तुम्हें अभी जरूरत है इसकी, पी लो। वीरेन उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला। तो हिती जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगी, तो वीरेन उसे घुरते हुए बोला, हिती जिद नहीं, चलो दूध जल्दी से खत्म करो। हिती मुंह बनाते हुए दूध खत्म किया और वीरेन से बोली, आप बहुत गंदे हो, मुझे बस दूध पिलाते रहते हैं, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। वीरेन उसकी बचकानी हरकतें देख हंसने लगा और बोला, ठीक है, अगर मुझसे बात ही नहीं करोगी तो मैं ये कैडबरी प्रीति को दे देता हूँ। वो उसके सामने कैडबरी को लहराते हुए बोला, नहीं, आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। हिती जल्दी से उसके हित से वो चॉकलेट छुड़ाते हुए अपने दांत दिखाते हुए बोली। वीरेन उसकी हरकत पर हंसने लगा और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया और बोला, सो जाओ, मैं स्टडी रूम में हूँ। ओके। हिती सर हिलाकर सहमति देती है और आंखें बंद कर सो जाती है। वीरेन वहां से निकल स्टडी रूम में जाता है और लैपटॉप ओपन कर पैलेस के कैमरे की फुटेज देखने लगता है। वीरेन के जाते ही हिती आंखें खोल देती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने फोन पर बात करते वीरेन की बात सुन ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड उसकी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं, और ये अधिराज खन्ना कौन है जिससे वीरेन उसे बचाना चाहता है। तो क्या ये सच है कि वीरेन ने उससे जबरदस्ती शादी उसे बचाने के लिए की है? क्या उससे वीरेन के बदले की बात झूठ थी? ये सब सोच सोचकर उसके आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी असलियत क्या है। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ होती है कि हिती झट से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। वही फुटेज देखकर वीरेन की गुस्से में त्योरियां चढ़ जाती है। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। 59 वीरेन की धमकी। वीरेन के जाते ही हिती आंखें खोल देती है। डॉट डॉट उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे वो पल याद आ रहा था जब डॉट डॉट उसने फोन पर बात करते वीरेन की बात सुन ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड उसकी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं, और ये अधिराज खन्ना कौन है जिससे वीरेन उसे बचाना चाहता है। तो क्या ये सच है कि वीरेन ने उससे जबरदस्ती शादी उसे बचाने के लिए की है? क्या उससे वीरेन के बदले की बात झूठ थी? ये सब सोच सोचकर उसके आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी असलियत क्या है। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ होती है कि हिती झट से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। वही फुटेज देखकर वीरेन की गुस्से में त्योरियां चढ़ जाती है। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा मेहिका के कमरे में आता है। मेहिका इस समय बेड से टैक लगाए मोबाइल चला रही थी। वो वीरेन को अपने कमरे में देख खुश हो गई और भागकर उसके गले लगते हुए बोली, ओह बेबी, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, आखिर तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। वो मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोली। वीरेन तो पहले से ही गुस्से में था और मिशिका के इस तरह खुद से चिपकने और किस करने से उसके गुस्से को और हवा मिल गई। वीरेन ने मिशिका को खुद से दूर करते हुए धक्का दिया जिससे वो लखड़ाकर जमीन पर गिर गई। वीरेन उसके करीब बैठकर गुस्से साथ उसके गाल को दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिताक्षी को नुकसान पहुंचाने की? मेहिका उसके हाथ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की का हाथ लगाने की? हाँ, भूल गए तुम मेरे हो, मेरे मेहिका कपूर के। तुम इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकते।
मैंने तुम्हें तोड़ा था कि ताकि जब वापस आओ तो तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई ना हो, पर नहीं तुमने, कहकर वो अपने आसपास की चीज फेंकने लगी। वीरेन का ये सुनकर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसकी मुट्ठी कस गई जिससे उसके शरीर की नसें दिखाई देने लगी। इस समय कोई उसे देख लेता तो अपने बचने की दुआ मांगता, पर मिशिका बस पागलपन में सारे रूम को तहस नहस किए जा रही थी। वीरेन आगे बढ़ा और मिशिका की बाजू पकड़कर उसे अपने सामने कर जोर से एक थप्पड़ उसके गालों पर मारा। वो चांटा इतना जोर का था कि मिशिका संभल नहीं पाए और लखाकर बिस्तर पर गिर गई। उसके होठों से खून निकलने लगा। वीरेन का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ था। उसने मिशिका के करीब जाकर उसके सर को पीछे से पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाया और दांत पीसते हुए बोला, शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि कभी मैं तुम जैसी लड़की के करीब था। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे अपना असली रंग दिखा दिया, वरना जिंदगी भर ये अफसोस होता कि तुम मेरी जीवन में थी। अरे तुम्हारा मेरे लिए प्यार देखकर ही मैंने तुम्हें चाहा था, पर नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं तुम्हारी सिर्फ जिद था जिसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना था, और वो हो भी जाता अगर मैं तुम्हें उस दिन रंगे हाथों नहीं पकड़ता। और क्या बोला था तुमने अभी कि तुम मुझे छोड़कर गई थी? ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम सिर्फ मुझसे छिप रही थी, है ना? मिशिका उसके गुस्से को देख घबरा गई तो उसने नई चाल चलने की सोची और आंखों में आंसू लाते हुए बोली, वीर बेबी, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। उस दिन तुमने जो देखा वो बस तुम्हें दिखाया गया था, वो सच नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, मेरा यकीन करो। वो अपने आप को वीरेन की पकसे से छुड़ाते हुए बोली। ओह, तुम्हारा यकीन करो, ठीक है चलो, किया तुम्हारा यकीन। मैंने प्यार करती हो ना मुझसे तो फिर हिती के दूध में नशा क्यों मिलाया? बोलो, वीरेन गुस्से में चीखता हुआ बोला। वीरेन की गुस्से भरी चीख सुनकर मिशिका कांप गई। उसने खुद को बेगुनाह साबित करते हुए बोली, वीर, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने नहीं मिलाया किसी के भी दूध में कुछ। अच्छा तो फिर कल जब प्रीति हिती का दूध डाइनिंग पर रख किचन में गई तो तुम क्या कर रही थी उसके दूध के पास? तुम्हें तो दूध देखना भी पसंद नहीं ना, तो फिर क्या वहां दूध से दही बना रही थी? बोलो। वो फिर एक बार गुस्से में बोला, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने नहीं डाला कुछ दूध में, सच। मिशिका फिर अपने आप को डिफेंस करते हुए बोली, झूठ मत बोलो मिशिका, मैंने खुद तुम्हें दूध के पास देखा था। हाँ थी मैं दूध के पास, लेकिन मैंने कोई नशा नहीं मिलाया उसमें, समझे तुम? मिशिका भी अब गुस्से में बोली, क्या तुमने मुझे कुछ मिलाते देखा दूध में, जो चले आए उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? इनफ मिशिका, खबरदार जो हिती के लिए एक शब्द भी कहा तो, समझी तुम? वीरेन गुस्से में बोला, क्यों, बहुत मिर्ची लग रही है तुम्हें उसके बारे में सुनकर? कहीं मेरे एब्सेंट में इन 3 सालों में उसने तो तुम्हारी जरूरतें पूरी करनी शुरू तो नहीं कर दी थी? कहीं वो तुम्हारी रखेल। इससे आगे मिशिका कुछ बोलती कि उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा जो कि वीरेन ने ही मारा था। वीरेन उंगली दिखाते हुए बोला, बस हिती के बारे में एक शब्द भी घटिया नहीं सुनूंगा, समझी तुम सबको? क्या तुमने अपने जैसा समझ रखा है? अब गौर से सुनो, हिती मेरी जिम्मेदारी है और वीरेन कौशिक अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, और जो भी उसके और उसकी जिम्मेदारी के बीच आता है उसे इस दुनिया से गायब करने में एक सेकंड भी देर नहीं करता ये वीरेन कौशिक, समझी तुम? और खबरदार जो हिती का बुरा करने के बारे में सोचा भी तो, कहकर वो उसे धकेल कमरे से बाहर निकल गया। मिशिका गुस्से में तमतमाते हुए बोली, यू आर ओनली माइन वीर, ओनली माइन, आई कांट सी यू क्लोज टू एनीवन, इवन इफ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर उसे तो तुमसे दूर में करके रहूंगी, कहकर वो गुस्से में अपना फोन उठाती है और किसी को फोन कर कहती है, एक फोटो भेज रही हूँ, जल्द से जल्द उसकी सारी डिटेल्स में चाहिए, वरना तुम्हारी डिटेल्स इस दुनिया से गायब हो जाएगी, कहकर बिना दूसरे तरफ की बात सुने फोन रख देती है। बस एक बार पता चल जाए फिर देखती हूँ इसे मैं, कहते हुए उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखर गई। इधर प्रीति हिती के कमरे में आई तो देखा कि हिती सो रही है। वो उसके करीब आई और उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, हिती, जिन खुशियां का सपना मैं तेरे लिए देखती थी ना, वो तुझे वीरेन जीजू के पास रहकर मिल रहा है। तू अपना बचपना यहाँ जी रही है जीजू के पास, देखना वो तुझे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा कर रखेंगे, कहकर उसके माथे को चूम उसे अच्छे से कबर कर प्रीति चली गई। इधर वीरेन अपने कमरे में गुस्से में आया और खुद से बोला, मुझे अब और ज़्यादा सिक्योरिटी बानी पड़ेगी, मिशिका का कोई भरोसा नहीं कब वो हिती को नुकसान पहुंचा दे।
बस एक बार वो एकर मिशिका को ले जाए, तब मुझे इसे टॉलरेट करना ही पड़ेगा। तभी उसका फ़ोन बजा। नंबर देवराज जी का था। देवराज जी का नंबर देख उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। देवराज जी ने जो भी कहा वो सुनकर वीरेन के हित से मोबाइल छूट गया और वही वो धम्म से बैठ गया। मिशिका क्या करने वाली है हिति के साथ और वीरेन क्यों उसे अपने साथ रखने को मजबूर है? और ऐसी कौन सी बात देवराज जी ने कही जिसके कारण वीरेन सुध-बुध खो बैठा? जानने के लिए बने रहिए। 60 एक्सीडेंट। इधर वीरेन अपने कमरे में गुस्से में आया और खुद से बोला, मुझे अब और ज़्यादा सिक्योरिटी बानी पड़ेगी। मिशिका का कोई भरोसा नहीं कब वो हिति को नुकसान पहुंचा दे। बस एक बार वो एकर मिशिका को ले जाए, तब मुझे इसे टॉलरेट करना ही पड़ेगा। तभी उसका फ़ोन बजा। नंबर देवराज जी का था। देवराज जी का नंबर देख उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। देवराज जी ने जो भी कहा वो सुनकर वीरेन के हाथ से मोबाइल छूट गया और वही वो धम्म से बैठ गया। मोबाइल से अब भी हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी, पर वीरेन तो जैसे अपने सेंस में ही नहीं था। जब काफ़ी देर तक हेलो हेलो की आवाज़ आती रही थी, वीरेन ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और बोला, क्या ये सच है जो अभी अभी आपने कहा? दूसरी तरफ से, हाँ सच है मैं अभी पहुंचता हूँ। आप तब तक वहीं रुकिए, कहकर तुरंत फ़ोन कट कर दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वीरेन कमरे के अंदर आया तो देखा हिति सो रही थी। वीरेन को उसे सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए उसने डिसाइड किया को वो उसे कुछ नहीं बताएगा। वीरेन उसके पास आकर बैठा और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। हिति सोई नहीं थी इसलिए उसके हाथ फेरने से वो उठ गई। उसके आंख खोलकर देखा तो वीरेन नम आंखों से उसे देख रहा था। हिति तुरंत उठ बैठी और वीरेन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोली, मैं ठीक हूँ वीर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हिति को लगने लगा कि शायद कल रात उनके बीच जो हुआ और उसके कारण हिति को जो तकलीफ हुई, वीरेन को उस बात की चिंता सता रही है। वीरेन ने हिति के हाथों पर अपने हाथ रखा और बोला, मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रोंग हो, पर मेरी चिंता का कारण कुछ और है। ऐसा क्या कारण है वीर कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? आपकी आंखों में ना वो सबको डराने वाला हिटलर वाला गुस्सा ही अच्छा लगता हज? ये आंसू नहीं, हिति उसके आंसू पोंछते हुए बोली। हिति के इतना बोलते ही वीरेन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हिति को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, बस वो चुपचाप उसकी पीठ से हिलाने लगी। जब काफी देर तक वीरेन ने उसे नहीं छोड़ा तो हिति बोली, क्या बात है वीर, आप परेशान लग रहे हैं? कोई बात है जो आप मुझसे शेयर कर सके? वीरेन का कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगाने के बाद वीरेन ने हिति को अपने से अलग किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है और मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, बस इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वीरेन की जाने की बात सुनकर हिति झट से उसके गले लग गई और बोली, वीर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कहा था कि आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे। फिर नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको कहीं, हिति बच्चों जैसी जिद करते हुए बोली। हिति को इस तरह रिएक्ट करते देख वीरेन उसके सिर को सहलाने लगा और फिर प्यार से बोला, हिति बच्चा, मुझे अगर अर्जेंट काम ना होता तो शायद मैं नहीं जाता, पर अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूँगा, पर प्लीज़ अभी मुझे जाने दो, प्लीज़। वो उसे रिक्वेस्टिंग टोन में हिति को समझाते हुए बोला। हिति उससे दूर हुई और बोली, तो क्या आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हिति, ये सब क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैं क्यों तुमसे दूर जाऊंगा और क्यों तुम्हें छोड़ूंगा? अगर मुझे तुमसे दूर जाना ही होता या छोड़ना ही होता तो मैं तुम्हारे कहने पर भी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाता, समझी? वीरेन हिति को कंधे से पकड़कर हल्के गुस्से से बोला। तो फिर मत जाओ ना, प्लीज़, हिति अपनी नम आंखों से बोली। हिति समझो बात को, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाता। वीरेन हिति के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, वीर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अगर गए तो फिर मैं तुमसे दूर हो जाओगी। मैं अब तुमसे दूर नहीं होना चाहती, प्लीज़ मेरे लिए मत जाओ। हिति रोते हुए उसकी कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ हिति, सॉरी, तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। तुम अभी ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाओगी और तुम्हारे माइंड पर इसका गलत इफेक्ट होगा, इसलिए मुझे मजबूरी में ही तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। वो मन ही मन बोला, हिति प्लीज़ बच्चों के जैसे रोना बंद करो और स्ट्रॉन्ग बनो। मैं बस कुछ दिन के लिए ही आ रहा हूँ, तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। वीरेन बोला, ठीक है जाए, मैं अब आपको नहीं रोकूंगी। जाए आप, कीजिए अपना जरूरी काम, मैं रह लूंगी अकेले। वैसे भी पहले भी तो रहती आई थी, अब भी रह लूंगी। जाओ आप।
हिति उससे मुंह मोड़ते हुए बोली। वीरेन उसे कुछ बोलना चाहता था, पर फिर रुक गया। अपना ध्यान रखना हिति, मेरे लिए, नहीं तो मैं भी चैन से नहीं रह पाऊंगा प्लीज कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हिति के आंसुओं ने तेजी पकड़ी। उसकी सिसकियों की आवाज उस खाली कमरे में गूंजने लगी। इधर वीरेन तुरंत ही अपने सिक्योरिटी हेड के पास गया और उससे हिति और पैलेस की सुरक्षा को और भी कड़ा करके पल पल की जानकारी उसे देने के लिए बोल दिया, और खासकर मिशिका की हरकतों पर नजर रखने को कह दिया ताकि उसके एब्सेंट में वो हिति को कोई नुकसान न पहुंचाए। पहले इसके पीछे की तरफ वीरेन का जैक पहले से ही रेडी था। वीरेन तुरंत जैक पर सवार होकर वहां से निकल गया। कुछ ही घंटे का सफर तय कर वीरेन इंदौर पहुंच गया। गाड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और बोला जल्दी हॉस्पिटल चलो। गाड़ी ने आधे घंटे का रास्ता महज 15 मिनट में तय कर लिया। गाड़ी बड़े से हॉस्पिटल के सामने रुकी। वीरेन भागता हुआ रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने वीरेन को पहचान लिया। आखिर वो इंदौर का फेमस बिजनेसमैन जो था। उसने वीरेन को देख तुरंत कहा सर 7 फ्लोर वीवीआईपी रूम नंबर 710। वीरेन जल्दी से उसे थैंक यू बोल लिफ्ट की तरफ भागा। पूरे रास्ते वीरेन का दिल घबरा रहा था। एक तरफ हॉस्पिटल में कोई अनहोनी ना हो जाए तो वहीं दूसरी तरफ उसे हिति की फिक्र हो रही थी। रह रहकर उसके सामने हिति का आंसुओं से भरा चेहरा आ रहा था। वो चाहकर भी उसे अपने साथ नहीं ला सकता था। इधर लिफ्ट को आने में देर हो रही थी तो गुस्से में वीरेन ने लिफ्ट के दरवाजे को जोर से एक लात मारी। वीरेन वक्त लगता देख सीढ़ियों की तरफ भागा और लगभग 20 मिनट में ही वीरेन 7वें फ्लोर पर था। वो भागते हुए रूम नंबर 710 के सामने पहुंचा। इस समय उसकी दिल की धड़कनें 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। वो जब रूम के सामने पहुंचा तो सामने बेड पर लेटे हुए शख्स को देखकर उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बह गए। वो बाहर दरवाजे पर लगे कांच से ही उस शख्स को देख रहा था। उसे इस वक्त किसी चीज का कोई होश ही नहीं था कि उसके आसपास कौन लोग हैं। वो बस उस वक्त उस शख्स को देख रहा था जो मशीनों में घिरे जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। तभी वीरेन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो अपने सेंच में वापस आया। वीरेन ने जब पलटकर देखा तो सामने मयंक, कमिश्नर चोपा, कर्नल मलिक के साथ एक और शख्स था जिसे देख वीरेन हैरान रह गया। वो शख्स आगे आया और वीरेन के कंधे पर हाथ रखकर बोला कुछ नहीं होगा। देवराज जी को वीर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम तो इतने मजबूत हो फिर कैसे कमजोर पड़ सकते हो। इस वक्त तुम्हें सबकी हिम्मत बननी पड़ेगी वीरेन। इस तरह तुम रोकर कमजोर नहीं पड़ सकते। उसकी बात सुनकर वीरेन नम आंखों को पोंछते हुए ही उस शख्स के गले लग गया। उस शख्स ने भी वीरेन को कसकर बाहों में भर लिया और उसका सर सहलाते हुए बोला वीर शांत हो जाओ बेटा, अभी तुम्हें भाभी, शुभी और ऋषि को भी संभालना है। ऐसे कमजोर पने का वक्त नहीं है। वीरेन उससे अलग होता हुआ बोला एकांत अंकल आप इंडिया कब लौटे और आपको डैड और किशोर दादू कहाँ मिले, और किशोर दादू कहाँ हैं। वीरेन एक सांस में ही सारे सवाल पूछ बैठा। एकांत सिंघानिया उसे शांत करवाते हुए बोले वीर शांत हो जाओ पहले और बैठो, मैं सारी बात तुम्हें बताता हूँ। वीरेन रूम के सामने की तरफ रखे सोफे पर बैठ जाता है और उसके आसपास ही सभी लोग भी बैठ जाते हैं। एनकात ने कहना शुरू किया वीर, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिया आया हूँ और जब मैं हाईवे से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक ट्रक किसी गाड़ी का पीछा कर रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ट्रक ड्राइवर गाड़ी से आगे जाना चाहता होगा। पर फिर मेरे दिमाग में ये बात खटकी कि अगर उस ड्राइवर को आगे ही जाना था तो रास्ता तो बिल्कुल खाली था, वो वैसे ही जा सकता था। पर जब मैं इस बात को समझ पाता उस ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे से ठोक दिया और तुरंत वहां से फरार हो गया। एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि गाड़ी में बैठे लगभग सभी लोग की डेथ ही हो जाती। पर मैं जब गाड़ी में पहुंचा तो देखा कि गाड़ी का ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर गया और पीछे की सीट पर देवराज और किशोर जी बेहोश थे। मैंने जैसे तैसे ड्राइवर की मदद से दोनों को गाड़ी के बाहर निकाला। दोनों का खून बहुत ज्यादा बह गया था और उनकी सांसें भी बिल्कुल मध्यम चल रही थी। मैंने देर न करते हुए दोनों को हॉस्पिटल ले आया। देवराज जी को तो डॉक्टर अभी ऑपरेटर कर रहे हैं, पर किशोर जी। उनकी बात सुनकर वीरेन का दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो कैप्ते स्वर में बोला क्या हुआ दादू को। अंकल अभी कैसे है, बोलिए ना। तभी मयंक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला वीर शांत हो जा, क्योंकि ये जितना तेरे लिए सदमे लायक होगा उससे कहीं ज्यादा भाभी के लिए होगा। उन्हें तुझे ही संभालना होगा। धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। वीरेन को अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। वो तेज आवाज में बोला कोई मुझे बताएगा कि दादू कैसे है अभी, या यूं ही सब पहेलियां बुझाते रहेंगे। वीरेन की तेज आवाज सुनकर डॉक्टर बाहर आए और बोले मी कौशिक,
थोड़ा धीरे बोली, पेशेंट को परेशानी हो सकती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वीरेन डॉक्टर के पास आया और गुस्से भरी आवाज में बोला, मुझे बस दादू का हाल जानना है, बताए कैसे है वो। डॉक्टर उन्हें शांत कराते हुए बोले, मी कौशिक पहले थोड़ा शांत हो जाए और देखिए जो भी हम आपको बताएंगे उन्हें आपको समझना पड़ेगा। वीरेन खुद को शांत करते हुए बोला, ओके ओके मैं शांत हूँ, बताए क्या बताना चाहते हैं। वीरेन गहरी सांस लेता हुआ बोला, मी कौशिक देखिए आपके दादाजी के सिर पर गहरी चोट आई है जिसके कारण उसके सिर की कुछ नसें दब गई है, जो कि इंसान को सेंस करने के लिए बहुत जरूरी होती है। उन नसों के दबने के कारण वो सेंस नहीं कर पा रहे, एक तरह से वो कोमा में जा चुके हैं। वो आपको सुन पाएंगे पर कुछ कहने की शक्ति उनके पास नहीं है। तो क्या वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? वीरेन लखाते हुए बोला, नहीं मी कौशिक, वो जरूर ठीक हो पाएंगे पर उन्हें कंटिन्यू इलाज की जरूर है। अगर कंटिन्यू इलाज चला तो उनके रिकवर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा पर ऐसे केसेस में मरीज की सिर्फ 20% ही चांसेस होते हैं ठीक होने के। शायद आपके दादू के केस में ये 20% चांस ही 100% हो जाए, बाकी तो सब भगवान जो चाहे वही होता है। तभी पीछे से किसी के गिरने की आवाज आती है। सब उस तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहां नंदिनी जी बदहवास सी गिरी हुई थी और ऋषि और शुभी उन्हें उठा रहे थे। वीरेन तुरंत दौड़कर उनके पास गया और नंदिनी जी को उठाते हुए बोला, मम्मा मम्मा प्लीज आंखें खोलिए, मम्मा ऋषि जल्दी से पानी लाओ। ऋषि तुरंत पानी लेकर आया और नंदिनी जी के चेहरे पर पानी की छींटे मारे कुछ ही देर में नंदिनी जी होश में आ गई। वीरेन को देख नंदिनी जी उसके गले लग रोने लगी और बोली, वीर बेटा देखो ना क्या हो गया तुम्हारे डैड, कहकर वो फुट कर रोने लगी। उसके साथ ही शुभी भी रोने लगी। वीरेन ने तीनों को अपने गले लगा लिया और संभालने लगा। वीरेन जो अब तक खुद को नहीं संभाल पा रहा, उसने परिवार के लिए खुद के आंसू जब्त कर लिए। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुए तो वीरेन ने उन्हें बैठाया और बोला, डैड को कुछ नहीं होगा मम्मा, आप देखना वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और तू गुड़िया, तू तो डैड का स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना, तू कैसे रोने लगी? वीरेन की बात सुनकर हिती रोते हुए फिर से उसके गल्स लग गई और रोते हुए ही बोली, भाई मैं नहीं हूँ डैड का स्ट्रॉन्ग बच्चा, मुझे मेरे डैड चाहिए बस भाई, मुझे बस डैड चाहिए, प्लीज उन्हें ठीक कर दो। मैं कोई शरारत नहीं करूंगी, कोई मस्ती भी नहीं करूंगी, पर प्लीज डैड को ठीक कर दो प्लीज। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग की आंखें नम हो गई। कर्नल मलिक और कमिश्नर चोपड़ा उसके पास आए और शुभी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, शुभी बच्चा आप ना रोते हुए अच्छे नहीं लगते, बस मुस्कुराते रहो वरना वो खड़ूस देव जब उठेगा तो हम तीनों दोस्तों की क्लास लगा देगा कि हमने उसकी शरारती और सबसे शैतान बच्चा का ध्यान नहीं रखा। अब तुम सोचो जरा, अच्छा लगेगा क्या इस उम्र में हम तीनों तुम्हारे सामने मुर्गा बनकर कुकड़ू करते हुए? तभी कमिश्नर चोपड़ा और एकांत घुटने के बल बैठते हुए बोले, हाँ बेटा, अब इस मलिक की तो आदत ही हो गई है अपनी बीबी के सामने मुर्गा बनने की, पर जरा हम दोनों का तो सोचो, कैसा लगेगा इतना बड़ा बिजनेसमैन और इस शहर का कमिश्नर मुर्गा बनकर बांध देते हुए? अच्छा नहीं लगेगा ना, तो प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तीनों की बेतुकी बातों को सुनकर शुभी एक पल को अपना रोना भूल गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही सभी के चेहरे पर थोड़ा सुकून आ गया, क्योंकि देवराज जी की लाडली उसके सारे दोस्तों की भी जान थी और उसके आंसू किसी को बर्दाश्त नहीं थे, क्योंकि उनके किसी की भी कोई लड़की नहीं थी, इसलिए सभी उसे अपनी बेटी से बकम मानते थे। तीनों ने उसे गले लगा लिया। ये देख नंदिनी जी की आंखों में आंसू आ गए।